ये मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर से रिलेटेड पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में और कौन सा कंपाइलर हम यूज करेंगे, कौन से कंपाइलर होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, और हम बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि जो हम सी के लिए कंपाइलर यूज करेंगे वो कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, क्या होता है कंपाइलर, इनके बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए, जो सी के लिए कंपाइलर हैं वो बहुत सारे कंपाइलर है, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस, माइक्रोसॉफ्ट सी। ये सब क्या है, सी के लिए कंपाइलर हैं। ये किसके लिए है, एम एस डास विंडो के लिए है। जब हम विंडोज में बात करेंगे तो हम विजुअल सी प्लस प्लस, बोरलैंड सी प्लस प्लस, ये सब कंपाइलर यूज करते हैं। अगर हम लाइनक्स की बात करें तो हम कौन सा कंपाइलर यूज करते हैं, जीसीसी कंपाइलर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत में कोई प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक कंपाइलर हैं, टर्बो सी, जो सबसे सिंपल कंपाइलर है, टर्बो सी प्लस प्लस, इन्हीं पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी को। तो चलिए चलते हैं, डाउनलोड करते हैं गूगल के द्वारा टर्बो सी प्लस प्लस। हम गूगल पे सर्च करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड। या सर्च करने के बाद देखिए इस तरह से कुछ हमें सर्च में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम देखिए जाते हैं, एक अच्छा सा साइट चूज करते हैं, वहाँ से हम टर्बो सी प्लस प्लस की फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ये बहुत ही कम एमबी का है, लगभग 3 से 4 एमबी का आता है कंपाइलर। ये देखिए filehouse.com पे हम जाके यहाँ से क्या करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद क्या होगा कि डाउनलोड होने के बाद हमारे पास फाइल आ चुकी है टर्बो सी प्लस प्लस को। अब इस पे हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके या सिंपल ओपन करके हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अगर हम विंडो 8 में इंस्टॉल कर रहे हैं, हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं तो हम यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, सिंपल है, बस इस पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हमारे सिस्टम में कहाँ आएगा, हम वहाँ सर्च कर लेते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। अगर हम चाहें तो डेस्कटॉप पे आइकन बनेगा, वहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो हम सर्च करके ओपन कर रहे हैं, टर्बो सी प्लस प्लस की फाइल मिसिंग है। तो अब क्या करते हैं, हम सिंपल एक इंस्टॉल किए हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 7 जो हम इंस्टॉल करेंगे वो डेस्कटॉप पे आइकन आ चुका है। इसको हम क्लिक करके, डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद सबसे पहला जो बेसिक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, हेलो वर्ल्ड। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, उसी तरह हम क्या करते हैं कि अगर मान लो हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम सबसे पहला प्रोग्राम किसका करते हैं, हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ फाइल पे ओपन करके न्यू फाइल पे ओपन कर लिए। अब सबसे पहला हम प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का। तो हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला इंक्लूड कोनियो डॉट एच।
हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिए। फिर अगला हम मेन वायर्ड मेन प्रोग्राम फंक्शन बनाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट PRINT प्रिंट एफ किसको प्रिंट करते हैं, हम नेक्स्ट लाइन से इसको लिखते हैं PRINTF प्रिंट एफ किसको प्रिंट करते हैं, हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं, HE हेलो वर्ल्ड। फिर क्या करेंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे, फिर गेट ch फंक्शन यूज करेंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे, फिर ओपन करेंगे। अब देखिए ये सबसे पहला मेरा बेसिक प्रोग्राम है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव के लिए देखिए शॉर्टकट क्या है, F2। अगर हम यहाँ से भी फाइल से भी जाएं तो सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, हम शॉर्टकट यूज करते हैं F2। मान लो इसका नाम हम क्या देते हैं, मान लो हम हेलो वर्ल्ड दे रहे हैं, HELL हेलो। फिर एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, .c लगाएं या CPP लगाएं। फिर इसको ओके करते हैं। अब देखिए सेव होने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है hello.cpp। अब हेलो फाइल हमारा सेव हो चुका। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल का ऑप्शन देखिए यहाँ है, या तो हम शॉर्टकट यूज करें अल्ट के साथ F9, तो हम अल्ट के साथ F9 यूज कर रहे हैं। देखिए कंपाइल होने के बाद क्या होता है, लाइन कंपाइल्ड 461, टोटल वार्निंग 0, एरर 0। तो मतलब हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रेस एनी की टू सक्सेस। तो मतलब इस स्क्रीन को हटाने के लिए हम कोई की प्रेस कर दे रहे हैं। कंपाइल मेरा सक्सेसफुली हो चुका। अब हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद क्या, शॉर्टकट रन का क्या है, कल्ट F9, या तो हम यहाँ क्लिक करके रन करा लेते हैं। देखिए अब मेरा क्या आ चुका है, आउटपुट दिखाई दे रहा है जो हम printf फंक्शन में लिखे हैं। तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एक एक लाइन का मतलब क्या है। जो पहला लाइन है वो क्या है, पहला और दूसरा लाइन है वो हेडर फाइल है। पहला हेडर फाइल क्या है, studio.h। studio.h में क्या क्या होता है, किसकी डेफिनेशन होती है, printf, scanf, इन सब की डेफिनेशन लिखी होती हैं। फिर conio.h है दूसरा हेडर फाइल, इसमें किसकी डेफिनेशन होती है, क्लियर स्क्रीन, गेट ch, इन सब की स्क्रीन, इन सब फंक्शन की क्या होता है, डेफिनेशन लिखी होती हैं। फंक्शन क्या होता है, अगर किसी भी आइडेंटिफायर के सामने ये छोटा ब्रैकेट वाला सिंबल लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, सी प्रोग्राम में फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ क्या है, एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सिस्टम डिफाइन होता है कि यूजर डिफाइन। जो फंक्शन हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक यूजर डिफाइन फंक्शन होता है, एक प्री डिफाइन फंक्शन होता है। मतलब जो पहले से सिस्टम डिफाइन, मतलब उसकी डेफिनेशन लिखी होती है। जैसे प्रिंटफ क्या है, सिस्टम डिफाइन मतलब प्री डिफाइन फंक्शन है, जिसका मतलब जिसका काम लिखा गया है किसमें, studio.h हेडर फाइल में। मेन क्या है, मेन यूजर डिफाइन फंक्शन है जिसको हम बना रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर देखियो, मेन की बॉडी यहाँ से शुरुआत है, यहाँ जो ब्रेसेस लगा है, मझले कोष्टक को हम ब्रेसेस बोलते हैं। ये ब्रेसेस यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोज हो रहा है, मतलब इस फंक्शन की बॉडी है, इस फंक्शन की बॉडी है। तो मतलब हम बॉडी बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि
ये यूजर डिफाइन फंक्शन है। देखिए जो प्रिंटफ है, प्रिंटफ की बॉडी हम कहीं नहीं बनाए हैं, तो ये क्या है, प्री डिफाइन फंक्शन है। इतना समझ में आ गया। तो मेन मेरा क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन है। मेन के आगे क्या लिखा है, वाइड। वाइड क्या है, वाइड एक डाटा टाइप है। हम आगे पढ़ेंगे डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप कितने तरीके का होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगला क्या है, प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन का यूज हम क्या क्यों करते हैं, किसी भी डाटा को प्रिंट करवाने के लिए। जैसा अभी हम आउटपुट में देखे हैं कि इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया है, जो प्रिंटफ फंक्शन में लिखा गया है यहाँ वही आउटपुट आया है। फिर क्या होता है, अगर सी में कोई स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है तो बाद में सेमी कॉलन लगाते हैं, जिसको हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं, मतलब सेमी कॉलन लगाते हैं। फिर अगला क्या है, गेट सी एच फंक्शन है। गेट सी एच फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, कोनियो डॉट एच में लिखी गई है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है। स्क्रीन को होल्ड क्यों करता है, गेट सी एच का मतलब है गेट कैरेक्टर, मतलब उसको कोई कैरेक्टर मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा। मान अब ये प्रिंटफ से इसका आउटपुट आ चुका है, जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो तब ब्लैक स्क्रीन से आके यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हम दोबारा हम रन कराते हैं, रन किससे होता है, कंट्रोल F9 से रन करा देते हैं। देखिए पहले वाला रन का अभी आ रहा है आंसर, और दूसरे वाले रन का भी आउटपुट आ चुका है। अब इस ब्लैक स्क्रीन से हमें मेन प्रोग्राम पे जाना है, तो कोई कैरेक्टर हमें दबाना पड़ेगा, तब हम क्या प्रेस करना पड़ेगा, तब हम कहाँ जाएंगे, अपने जो ब्लू स्क्रीन है उस पर, मतलब जहाँ हम प्रोग्राम लिखे हैं। अब हम कोई कैरेक्टर दबाते हैं तो अब आ गए यहाँ। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो हम गेट सी एच फंक्शन लगाए हैं। अगर ये गेट सी एच फंक्शन ना लगाते, मान लो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, तो अब अगर हम प्रोग्राम सेव करते हैं, क्या प्रोग्राम को सेव करते हैं F2 से, फिर क्या करते हैं, हम कंपाइल करा लेते हैं, कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइल कराने के बाद 0 एरर आ रहा है, फिर हम रन कराते हैं। फिर रन कराने पे क्या कर रहा है, रन कराने से पहले सेव करना पड़ता था, तो हम सेव कर लिए। तो देखिए रन कराने के बाद आउटपुट मेरा आ रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि जो गेट सी एच फंक्शन था उसको हम हटा दिए हैं। गेट सी एच फंक्शन का काम क्या था, कि गेट सी एच फंक्शन का सिंपल ये काम था कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, स्क्रीन को थोड़े समय के रोकने के लिए। कब तक रोकने के लिए, जब तक कोई कैरेक्टर ना मिल जा रहा था। तो हम हमेशा ध्यान देंगे कि हम गेट सी एच लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे, आगे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। गेट सी एच लगा दिए। फिर अगर हम सेव करते हैं, सेव कर दिए, उसके बाद रन कराते हैं, क्योंकि कंपाइल नहीं करा रहे हैं, क्योंकि कंपाइल में जान रहे हैं हम एरर नहीं आएगा, करा चुके हैं 2-3 बार। तो देखिए अब मेरा क्या आ चुका है, हेलो एरर आ चुका है। देखिए यहाँ जितने बार हम रन कराए हैं उतनी बार आउटपुट आ चुका है। टोटल कितना, 5 आउटपुट आ चुका है। 2 पहले गेट सी एच लगाने से लगा के हम कराए थे, फिर 2 बार गेट सी एच हटा के कराए थे, फिर एक बार जो रिसेंट में अभी कराए हैं। समझ में आया। अगर हम चाहते हैं कि पहले वाला आउटपुट हमें ना दिखाई दे, तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं, CLRSCR फंक्शन का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, क्लियर स्क्रीन। अब हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद कराते हैं कंपाइल। कंपाइल कराने के बाद देखते हैं एरर 0 आ रहा है, तो मतलब मेरा प्रोग्राम सही है। उसके बाद क्या करते हैं, रन कराते हैं। रन कराने के बाद देखेंगे अब जो रिसेंट में हम आउटपुट कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है वही सिर्फ दिखाई दे रहा है। अगर इसको और भी वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मान लो हेलो वर्ल्ड गाइज लिख दिए, तो क्या है,
अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं कि हमारा क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन का मतलब क्या है कि जो पहले आउटपुट ब्लैक स्क्रीन पे रहा होगा वो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जो अभी हम रिसेंट में जो हम रन करा रहे हैं उसकी आउटपुट सिर्फ दिखाई देगी। तो इसको सबसे पहले हम F2 प्रेस करके सेव कर लेते हैं, फिर Alt F9 करके हम कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, फिर Alt F9 से हम क्या रन करा लेते हैं। रन कराने के बाद देखिए हेलो वर्ल्ड गाइज आ चुका है। इसके पहले हम रन कराए थे, उसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आया है जो कि हमारे ब्लैक स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ क्लियर स्क्रीन के कारण। तो हमें उम्मीद है कि ये मेरा पहला प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको करते हैं क्विट, जिसका शॉर्टकट Alt X है। इसको क्विट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने आज के थ्योरेटिकल लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होता है? टोकन्स क्या होता है? जितना भी एलिमेंट यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग की भाषा में? टोकन बोलते हैं। जैसे क्या यूज हो रहा था? कीवर्ड यूज हो रहा था, जैसे printf यूज हो रहा था, इन वाइड यूज हो रहा था, हैशटैग यूज हो रहा था, करली ब्रेसेस यूज हो रहा था, स्मॉल ब्रैकेट वाला सिंबल यूज हो रहा था, सेमीकॉलन यूज हो रहा था। इन सब को क्या कहते हैं? अलग अलग इंडिविजुअल रूप में क्या बोलते हैं? इसको टोकन्स बोलते हैं। तो जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस का सबसे सिंपल जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वर्ड होती है, उसी तरह अगर हम कोई भी प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? टोकन होता है। टोकन क्या होता है? जो पूरे प्रोग्राम में कुछ भी यूज हो रहा है इंडिविजुअल रूप से, उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। अब टोकन को हम 3-4 भागों में बांट के, अलग अलग भाग में बांट के पढ़ते हैं। ये जो पूरा टोकन यूज हो रहा है सी लैंग्वेज में, पूरे टोकन को हम क्या पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कैटेगरी क्या है टोकन का? कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होता है जो प्रोग्राम में प्री डिफाइन वर्ड है, मतलब जो पहले से प्री डिफाइन है वर्ड, उसको क्या बोलते हैं? टोकन होते हैं। पूरे सी प्रोग्राम में 32 प्री डिफाइन वर्ड हैं जिसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। तो जो हमारा सी प्रोग्राम है वो क्या है कि 32 प्री डिफाइन वो कीवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब क्या हुआ? प्री डिफाइन वर्ड, जैसे इंट हुआ, वाइड हुआ, मेन हुआ। मेन तो प्री डिफाइन नहीं, यूजर डिफाइन है। तो क्या है? स्कैन एफ हुआ, इंक्लूड हुआ, स्टीरियो डॉट इंक्लूड हुआ। उसी तरह से हम आगे देखेंगे प्रोग्राम में इफ़ आता है, फार आता है, वाइल आता है, डू वाइल आता है, स्विच आता है, केस आता है। ये सब क्या है? प्री डिफाइन कीवर्ड है, प्री डिफाइन वर्ड है जिसको बोलते हैं कीवर्ड। तो टोटल हमारे सी में जो सपोर्ट होता है टोटल 32 कीवर्ड यूज होता है, जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कंस्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, साइंड, वाइड, डिफ़ॉल्ट, गो टू। अभी हम देखे हैं अपने प्रोग्राम में वाइड कीवर्ड के, जो वाइड मेन लिखा था वो क्या था? वाइड क्या था? कीवर्ड था। समझ में आया? तो टोटल हमारे पास जो सी में प्री डिफाइन कीवर्ड है वो 32 होते हैं। अब अगले टोकन के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जैसे कि नाम से ही पता है, आइडेंटिफाई का मतलब किसी को हमें चेक करना, किसी को ढूंढना, आइडेंटिफाई कहलाता है। उसी तरह
जो सी में वेरिएबल का नाम होता है, फंक्शन का नाम होता है, एरे का नाम होता है, स्ट्रक्चर का नाम होता है, मतलब कोई भी नाम जो हम प्री डिफाइन यूजर डिफाइन कर रहे हैं वो सब क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। किसी वेरिएबल का नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा, एरे का नाम होगा, स्ट्रक्चर का नाम, वो क्या है, आइडेंटिफायर है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा सी लैंग्वेज है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कि जो अपर केस लेटर है, अपर केस लेटर का मतलब बड़े लेटर में जो लेटर लिखते हैं और जो छोटे लेटर में लेटर लिखते हैं, इन दोनों का मतलब अलग अलग समझता है हमारा सी कंपाइलर। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हमारा सी किस टाइप का लैंग्वेज है, जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम आइडेंटिफायर कैसे बनाते हैं। आइडेंटिफायर में जो किसी भी आइडेंटिफायर बनाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। आइडेंटिफायर में कैरेक्टर, नंबर और सिर्फ एक सिंबल स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकता है जिसको हम बोलते हैं अंडर स्कोर। इन्हीं तीन के कम्बिनेशन से हम किसी भी आइडेंटिफायर को बनाते हैं। आइडेंटिफायर का सिंपल मतलब क्या हुआ, किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी एरे का नाम, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर है। तो मतलब अगर हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, मतलब वेरिएबल का नाम लिखना है, तो हम इन्हीं के तीनों के कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। लेकिन इसमें भी ये शर्त है कि जो हमारा डिजिट है, इससे हमारा फंक्शन का नाम या वेरिएबल का नाम, सिंपल मतलब आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता है। समझ में आया। कैरेक्टर और अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है, नंबर बीच में या लास्ट में कहीं भी आ सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि हम जानते हैं कि केस सेंसिटिव होता है, तो अपर केस में लिखा हुआ, जैसे कैपिटल RAM लिखा है और स्मॉल RAM लिखा है, तो ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला राम लिखा गया है वो क्या है, अपर केस में लिखा गया है, जो दूसरा राम लिखा गया है वो लोअर केस में है। तो मतलब ये हमारा सी कंपाइलर दोनों को अलग अलग आइडेंटिफायर समझेगा। अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो अलग अलग वेरिएबल समझेगा, अगर कोई किसी फंक्शन का नाम बना रहे हैं तो वो फंक्शन अलग अलग समझेगा, किसी एरे का नाम बना रहे हैं तो वो अलग अलग एरे को समझेगा। अगला रूल क्या है आइडेंटिफायर बनाने के लिए कि कामा और ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता है और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। किसको छोड़ के, अंडर स्कोर को छोड़ के। अंडर स्कोर हो सकता है लेकिन और भी कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है, जैसे कामा हुआ, ब्लैंक स्पेस हुआ, ये सब नहीं हो सकता। और जो हमारा कीवर्ड प्री डिफाइन वर्ड हैं हमारे कंप्यूटर में, जो 32 कीवर्ड हैं, उनका नाम कभी भी आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता। मतलब जो हम आइडेंटिफायर बनाते हैं, वेरिएबल का नाम बनाते हैं, वो कभी भी कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता। जैसे इंट किसी भी कीवर्ड का नाम, किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। इंट ए, उसमें जोड़ दे ए तो हो सकता है क्योंकि इंट प्री डिफाइन कीवर्ड है, लेकिन इंट ए कोई ऐसा प्री डिफाइन वर्ड नहीं है, मतलब कीवर्ड नहीं है। तो कीवर्ड आइडेंटिफायर बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कीवर्ड का नाम हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। और जो हम आइडेंटिफायर बनाते हैं, मतलब जो वेरिएबल का नाम हम बनाते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 31 कैरेक्टर तक के वेरिएबल का नाम हो सकता है। जो हमारा सी कंपाइलर सपोर्ट करता है वो 31 कैरेक्टर तक वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम को सपोर्ट करता है। अब हम अगले टोकन्स पे चलते हैं जिसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या है कि दो ऑपरेंड के बीच में जो हम सिंबल डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, स्पेशल सिंबल होता है, क्या परफॉर्म करने के लिए, कोई फंक्शन परफॉर्म, कोई
फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये कहाँ होता है? दो ऑपरेंड के बीच में होता है। ऑपरेटर आर अप्लाइड बिटवीन द ऑपरेंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड ऑपरेटर आर क्लासिफाइड फॉलो। तो अगर हम किसी एक ऑपरेंड के साथ जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूनरी। यूनरी का मतलब एक ही ऑपरेटर उसको ज़रूरत है। जो यूनरी ऑपरेटर है वो क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, टाइप स्टार ऑपरेटर है। ये सब क्या है? यूनरी टाइप के ऑपरेटर हैं। हम इन सब ऑपरेटर को अगले टर्म पे चर्चा करेंगे डिटेल में। सिर्फ अभी हम बता रहे हैं कि ऑपरेटर भी सी टोकन होता है। ऑपरेटर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक यूनरी ऑपरेटर के एग्जांपल इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब है। और अगला होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ये दो ऑपरेंड के बीच में लगाते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हुआ। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवाइड हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, मॉडुलर हुआ, ये सब क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन का मतलब क्या हुआ? छोटा, बड़ा, डबल इक्वल, ये सब क्या होता है? नॉट इक्वल, ये सब क्या होता है? रिलेशन ऑपरेटर होता है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब एंड और नॉट, ये सब क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, ये सब क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर एक क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन होता है, जिसको हम आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर को। अगला क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर डबल सिंगल इक्वल को बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम है, छोटा कर लेते हैं, एक ही पेज पे आ जाएगा। देखिए बहुत छोटा हो गया, दिखेगा नहीं। चलिए पहला क्या है? ये हेडर फाइल है studio.h। studio.h क्यों लगा रहे हैं? ये जो हम ऑपरेटर अभी पढ़े हैं इसका एक पूरा एक प्रोग्राम, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का पूरा एक प्रोग्राम हम समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, ये पूरे प्रोग्राम को हम समझते हैं। पहला जो लाइन है हेडर फाइल है studio.h। studio.h क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें printf, scanf इन सब की ज़रूरत है, तो इसकी डेफिनेशन studio.h में लिखी हुई है, इसलिए हम studio.h को इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद क्या हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम मेन है। ये मेन फंक्शन ज़रूरी है, मतलब मेन फंक्शन ही अगर हमारा कंपाइलर हमारा प्रोग्राम कंपाइल का होता है तो सबसे पहले प्रोग्राम में क्या होता है? मेन फंक्शन को वो ढूंढता है, कहाँ मेन फंक्शन है, वहाँ से हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। फिर अगला क्या है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम ए है, जिसमें हम वैल्यू क्या कर रहे हैं? 21 को रखे हैं। और ये हम देख रहे हैं आगे इंट लगा है। इंट का मतलब उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। यहाँ देखिए मेन के आगे वाइड लिखा है। वाइड का मतलब क्या है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो किस प्रकार की डाटा को रिटर्न कर रहा है? वाइड। वाइड का मतलब कुछ भी डाटा रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर यहाँ इंट भी लगा सकते हैं, फ्लोट भी लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? मेन फंक्शन इंट टाइप के डेटा इंट टाइप का हमारा आउटपुट दे रहा, फ्लोट टाइप का आउटपुट दे रहा है, ये होगा। ये क्या होता है? फंक्शन के आगे आगे जो लिखा है ये रिटर्न टाइप है। ये वेरिएबल के आगे पहले जो लिखा है वो क्या है? वो डेटा टाइप है। तो हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर किए हैं जिसमें हम वैल्यू 21 को रखे हैं। एक और इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को बनाए हैं जिसमें हम वैल्यू 10 रखे हैं। एक और इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर किए, इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या है कि हम
ए और बी को रीड कर रहे हैं। जैसा कि हम फ्लो चार्ट में पढ़े हैं कि रीड करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। मतलब ये सब क्या है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर होंगे। अगर हम फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझें। अब क्या है, अगला है प्रोसेसिंग वाला पार्ट। मतलब हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम कहाँ कर रहे हैं, सी में स्टोर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो इक्वल है यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ए और बी जो सम होके मिल रहा है, इसको इसकी वैल्यू को जो ए प्लस बी, यहाँ क्या मिलेगा 31 मिलेगा। 31 कहाँ असाइन होगा, सी के वेरिएबल के साथ असाइन होगा। मतलब कंप्यूटर में एक सी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसकी वैल्यू 31 स्टोर होगी। अब अगर हमको इसको प्रिंट करवाना है तो मतलब इसको डिस्प्ले करवाना है तो एक प्रिंट या फंक्शन लेंगे, उसमें हम सी की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। समझ में आया। अब अगर हमें माइनस करना है तो अब उस ए माइनस बी करेंगे, उसको सी में स्टोर करेंगे, फिर इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। अगर हमें इसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके सी में स्टोर करेंगे, फिर उसको सी की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। इसी प्रकार डिवाइड है, ये मॉडुलर है। अब देखिए अगर हम इसको प्रोग्राम के रूप में करें, अगर हम इसी में प्रोग्राम अभी बना के दिखाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। हम अगले टर्न पे यही प्रोग्राम करके दिखाएंगे जब हम ऑपरेटर एक्चुअल में पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ सेंटेंस का मतलब समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए अब हर एक प्रिंट में देखिए क्या लिखा, वैल्यू ऑफ सी इज परसेंट डी बैकस्लैश n, फिर डबल इन्वर्टेड बंद है, फिर कामा सी है। अब देखिए जो प्रिंट ये फंक्शन, ये क्या है, प्रिंट ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका मतलब इस फंक्शन का के अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होगा। अब ये डबल कोड के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब जैसे लिखा है उसी तरह प्रिंट होगा। देखिए अब इसका आउटपुट सिर्फ ये मॉड्यूलर, हम बात करते हैं इसके ए प्लस बी वाले, ये माइनस बी वाले, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 21 है, बी की वैल्यू 10 है, तो इसका आउटपुट 11 आएगा। 11 की वैल्यू सी में स्टोर रही होगी। अब हमको इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट में क्या हमारे ब्लैक स्क्रीन पे क्या आउटपुट दिखेगा, वैल्यू ऑफ सी इज 11 दिखेगा। वैल्यू ऑफ सी इज 11 दिखेगा। देखिए अभी तो हम कह रहे हैं कि डबल इन्वर्टेड में जो लिखा है वो सेम प्रिंट होगा, लेकिन कुछ ये परसेंट डी क्या है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये परसेंट डी का मतलब, डी का मतलब एक इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ आएगा। इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो कामा के बाद लगाए हैं, जो हम वेरिएबल का नाम लगाए वहाँ से इसकी वैल्यू आ रहे हैं। इसकी ज़रूरत मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ वेरिएबल का नाम हो सकता है, यहाँ हम डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ सी इज इतना प्रिंट होगा। फिर परसेंट डी आया, परसेंट डी का मतलब यहाँ एक इंटीजर टाइप के डाटा मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, सी से। सी में एक डाटा क्या है 11 है, तो इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सी इज 11। फिर बैकस्लैश n है। बैकस्लैश n का मतलब अगर अब कोई आउटपुट आएगा, जैसे इस लाइन का आउटपुट आएगा तो अगले लाइन में दिखेगा। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टोकन की बात करते हैं जिसका नाम कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट प्रोग्राम में वो वैल्यू होता है जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे अभी हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, ये प्रोग्राम में जो 21 है 10 है, ये क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सी में जो कांस्टेंट होते हैं इतने टाइप के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट होता है, मतलब जिसकी वैल्यू इंटीजर में होती है। फ्लोट जिसका वैल्यू
दशमलव में होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। जिसकी वैल्यू वर्ड कैरेक्टर में होती है उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। मतलब कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे ए हुआ, बी हुआ। कांस्टेंट कहाँ से पता चल रहा है, अगर सिर्फ ए होता तो ये तो वेरिएबल का नाम भी तो हो सकता है। कांस्टेंट अगर हम लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को हम तो सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं, सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। अगर हम डबल कोड के अंदर लिखते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसको डबल कोड में भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रिंग की तरह हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। और जो स्ट्रिंग होता है वो डबल कोड के अंदर लिखा जाता है। अगर कोई भी डबल कोड के अंदर लिखा है तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। सिंगल कोड के अंदर लिखा है तो उसको कैरेक्टर बोलते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसा प्रोग्राम में देखिए ये डबल कोड के अंदर लिखा है तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो %d है ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए। मतलब इसकी जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू आ रही, जिसकी वैल्यू कहाँ से मिल रही, ये कामा के बाद जो वेरिएबल है यहाँ से मिल रही है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सी इज मतलब वैल्यू ऑफ सी इज जो सी में स्टोर होगा उसकी वैल्यू यहाँ आएगा। तो वैल्यू ऑफ सी इज सी में जो वैल्यू होगी यहाँ आएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कांस्टेंट क्या होता है। अब अगले टोकन्स की बात करते हैं जिसको हम कैटेगराइज किए स्पेशल कैरेक्टर के नाम से। जैसे जो प्रोग्राम में स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट यूज हो रहा है, सिंपल ब्रैकेट जो छोटा कोष्टक यूज हो रहा है, करली ब्रेसेस जो मझला ब्रैकेट यूज हो रहा है, जो कामा यूज हो रहा है, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर हैं। तो इसको हम अगर कोई भी एलिमेंट है सी में उसको टोकन के नाम से जानते हैं। तो हम इन सब को जो बचा हुआ है उसको हम स्पेशल कैरेक्टर के नाम से हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे हाइस्ट टैग हो रहा है, जैसे हाइस्ट इंक्लूड हम लिखते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले, तो हाइस्ट क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसको क्या बोलते हैं कि इस हाइज टोकन है, एलिमेंट है। स्टार है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक पॉइंटर के लिए यूज होता है। देखिए एस्ट्रिक यहाँ भी है और स्ट्रिक यहाँ भी है। ये एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन है और वो एस्ट्रिक का मतलब क्या है, पॉइंटर टाइप का डेटा वेरिएबल है। हम इसके बारे में जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। तो अभी तक हम इस वीडियो में क्या समझे हैं, टोकन्स के बारे में और सिंपल एक प्रोग्राम समझे हैं जिसके हर एक लाइन का मतलब समझ चुके हैं। कंपाइल कैसे कराते हैं और रन कैसे कराते हैं, सेव कैसे कराते हैं, कहाँ हम अपने कंपाइलर को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में पूरा चर्चा कर चुके हैं। तो अब इसी पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले, एंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसको हम अपने ही शॉर्टकट में QTV नाम दिए। QTV का मतलब क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है #QTV करके। तो आप लोग ये बताइए कि जो ये हमारा मेन फंक्शन है, जो अभी यहाँ मेन फंक्शन लिखा गया है, ये यूजर डिफाइन है या प्री डिफाइन फंक्शन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।